गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार थोड़े एक लंबे अंतराल के बाद हम एक नए टॉपिक के साथ हैं 1857 के विद्रोह पे। ये टॉपिक ऐसा है कि आप लोग कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ते रहे हैं, सिविक्स वाले भी पढ़ते हैं। और आपको बताऊं कि औपनिवेशिक भारत से जुड़ी ये एक ऐसी घटना है जिस पे सर्वाधिक साहित्य लिखा गया। और रोचक बात यह है कि सर्वाधिक साहित्य लेखन के बावजूद इसके विविध पक्षों पे, चाहे वो कारण हो, चाहे परिणाम हो, चाहे स्वरूप हो, सब पे बहुत मतभेद रहा है। स्थिति स्पष्ट नहीं रही है। क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण तो यही है, सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो महाविद्रोह हुआ 1857 का, उसमें जितने भी स्रोत हैं वो सब एक पक्षीय हैं। यानी जो तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार ने अपने गजेटियर में लिखी या जो समकालीन इतिहासकार थे उन्होंने जो लिखा, विद्रोहियों का अपना कोई लेखन नहीं था, है ना। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक इतिहासकारों ने लिखा या साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने लिखा, उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बरी कर दिया जाए। तभी तो वो अपनी क्या कहते हैं कि महत्व को बता पाते या अपनी गलती छिपा पाते, राइट। क्योंकि 1857 का विद्रोह ऐसा था जो कि वास्तव में ब्रिटिशों की भारत में उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता था, राइट। तो ऐसी स्थिति में आपको 1857 के विद्रोह के संदर्भ में स्रोत ही जो है वो क्या है, प्रदूषित लगते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग इसके विविध पक्षों पे देखेंगे। वैसे आज की क्लास का जो मुख्य मोटो है वो ये कि इस टॉपिक पे आप अपनी समझ को विकसित करें, चाहे प्रीलिम्स पूछे चाहे मेंस पूछे। लेकिन हम लोग चूंकि मिशन आईएएस पीसीएस प्री 2021 के प्रोग्राम के अंतर्गत इस टॉपिक को देख रहे हैं, इसलिए हमारा जो फोकस रहेगा वो स्पेशली किस पे रहेगा, प्रीलिम्स पे रहेगा, राइट। ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताएं, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले एक मुद्दे पर विचार करना बहुत आवश्यक है। देखिए, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विकास की कहानी है उसका पहला माइलस्टोन हम लोग क्या मानते हैं, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध मानते हैं। 1757 से लेकर के 1857 तक एक लंबी अवधि के दौरान विविध चरणों से होते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की गई। लेकिन एक प्रश्न जरूर बनता है कि औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना जरूर हुई, तो क्या भारतीयों ने भी उस सत्ता को स्वीकार कर लिया? ये एक रोचक प्रश्न है। और आपको बताऊं कि इस प्रश्न का जवाब ये है कि भले ही इन 100 वर्षों में औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हुई, लेकिन भारतीयों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। अगर आप 1757 से 1857 के 100 वर्षों के इतिहास को देखेंगे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गजेटियर है ना, उस गजेटियर में ही कम से कम आपको 100 विद्रोह मिल जाएंगे। मोर देन 100 रिवोल्ट्स, 100 विद्रोह होंगे। इस पे के सुरेश सिंह ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अयोध्या सिंह सर का बहुत अच्छा काम है। मुक्ति संग्राम भाग 1 जो है इन्हीं विद्रोहों पर है ही है। 1757 से लेकर 1857 तक एक प्रमाणिक पुस्तक है। और आप जानते हैं कि आजकल लोग पुस्तकें पढ़ना कम कर दिए हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है, आप लोग चूँकि पुस्तकों से प्रेम करिए। सब सेकंड क्या कहते हैं कि डेफर्ड नो उससे सोर्सेस से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप देखेंगे तो अयोध्या सिंह पे काफ़ी इन विद्रोहों की चर्चा है। जब ये विद्रोह देखेंगे तो आपको कृषक के विद्रोह दिखाई देंगे, जनजातीय विद्रोह दिखाई देंगे, अपदस्थ राजाओं के विद्रोह दिखाई देंगे, अधिकारियों के विद्रोह दिखाई देंगे, और ये लगभग पूरे क्षेत्र में दिखाई देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सरकारी इतिहास लेखन में ही इन विद्रोहों की चर्चा है और ये विभिन्न वर्गों के द्वारा किए गए थे, तो कम से कम हमें इस बात को मानना चाहिए कि वास्तव में जो विद्रोह थे वो क्या थे, इस बात के प्रतीक थे कि भारतीयों ने औपनिवेशिक सत्ता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। हाँ, ये बात जरूर है कि उस समय जनचेतना नहीं थी और लोग औपनिवेशिक सत्ता के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं सके थे, इसलिए उन्होंने संगठित विद्रोह नहीं किया। यानी कहने का मतलब ये है कि 1857 का जो विद्रोह आपको दिखाई देता है,
इन विद्रोहों की श्रृंखला का ही विद्रोह आपको दिखाई देना चाहिए, राइट। आपको बताऊं कि जब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमने सबसे पहली बात तो सोर्सेस की बात ही किया, स्रोत की बात किया। तो हमने आपको बताया कि वास्तव में जो स्रोत है वो क्या है, एक पक्षीय है। लेकिन इन स्रोतों पर आधारित जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, हम लोग चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही देख लेंगे और यहाँ से आपसे कई सवाल भी पूछे जाते रहे हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, राइट। इसके बाद हम लोग इनका कारण देखने का प्रयास करेंगे, फिर विस्तार देखेंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा विद्रोहियों के बारे में बात करेंगे, विरोधी जो थे। उसके बाद हम लोग इनके पराजय के कारण भी देखेंगे, फिर स्वरूप देखेंगे, परिणाम देखेंगे। इतने सारे आपको डायमेंशंस आपको दिखाई देंगे, इन पे हम लोग चर्चा रखेंगे। और जो स्रोत रहेगा, मुख्य जो स्वरूप रहेगा हमारी चर्चा का, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा, राइट। और हम आपसे ये चाहेंगे कि आप क्लास के दौरान अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसे लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं, और अगर कोई और भी संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप हमको बताएं। स्वस्थ परिचर्चा में आप लोग का स्वागत है और आप लोग अपने प्रश्नों को उठाएं। लेकिन मुझे विश्वास है, पक्का विश्वास है कि जब आप इन चीज़ों को इन संदर्भों में देख लेंगे तो आपको किसी भी अन्य संदर्भ की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए देखते हैं वास्तव में 1857 के विद्रोह पे। आइए हम लोग कुछ पुस्तकों की चर्चा यहाँ पे करते हैं, आपके सामने है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, एकदम से तैयार रहिएगा इसके लिए, राइट। आइए बात करते हैं। देखिए, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, राइट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा। पहला आपने ध्यान दिया। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि एक और पुस्तक है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद। आप लोग नोट करते जाइएगा। और जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, उस पर हम इसका PDF भी भेज देंगे, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल लिंक में होगा, आप लोग ज्वाइन करिए। और एक बार मैं फिर कहूँगा कि शौर्य परिवार का स्ट्रेंथ बनिए, विश्वास करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। सिविल सेवा को समर्पित ये पूरा परिवार है और ये चैनल है, और आप अधिक से अधिक लाभान्वित होइए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि GS हो, निबंध हो, ऑप्शनल्स हो, वो सारी चीज़ें आपको समय के साथ साथ उपलब्ध कराई जाएं। तो असबाब बगावत हिंद ये भी था, सर सैयद अहमद खान का ही था, सर सैयद अहमद खान का, राइट, सर सैयद अहमद खान। तो पहली चीज़ अगर पूछा जाए, पहली जो रचना हुई वो क्या हुई, क्षेत्रीय भाषा में, असबाब बगावत हिंद। इसका भी कारण यही था कि इन्होंने इस पुस्तक में, चाहे असबाब बगावत हिंद हो, चाहे ये कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट हो, इन दोनों इस किताब में इन्होंने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि वास्तव में 1857 के विद्रोह के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार नहीं है। हुआ क्या था, हुआ ये था कि 1857 के विद्रोह को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ये क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये मानते थे कि 1857 के विद्रोह के लिए मुख्यतः मुसलमान ही जिम्मेदार है। वैसे भी बहादुर शाह जफर उसका प्रतीकात्मक नेता था। तो इनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है, वो शासन में भले थे लेकिन सबकी भागीदारी थी, राइट। और उन्होंने एक बात को और भी रखा कि इस 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण ये था कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का कोई विकास नहीं था। उन्होंने सुझाव भी दिया कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। देखो, आजकल सवाल बहुत अप्लाइड आते हैं। अभी हाल में ही MPPCS का सवाल आया था ना, तो उसने यही पूछ लिया था कि 1857 के विद्रोह में लंदन टाइम्स का कौन सा जो पत्रकार था जो उपस्थित था। तो आपको बता दूं,
ऐसे सवाल कहीं पढ़ाए नहीं जाते हैं, बस चर्चा में आ जाते हैं और उसे आपको जानते रहना चाहिए था। उसका नाम था विलियम रसेल, राइट। और अगर कहीं कोई भी इस तरह का जो पत्रकार हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन में हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन में हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन में हो, स्वदेशी आंदोलन में हो, आप देखोगे हर बड़े आंदोलन में, हर बड़े उसमें कोई ना कोई एक पत्रकार जरूर रहता है और वो आपसे सवाल पूछा जाता है। जब नया पूछता है तो आप फिर आप सर को मैसेज करना शुरू कर देते हो कि सर आप बताइए, सर आप बताइए, है ना। पहले से ही जानते रहें तो वो मैसेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो राइट, तो ये रहा आपके पहले पुस्तक के बारे में। श्योर हो गया। आइए दूसरे पुस्तक के बारे में हम जरा चर्चा करें, जरा देखिएगा इसको। सिपॉय म्यूटिनी, म्यूटिंग लिखा हुआ, म्यूटिनी वाई कर दीजिए, एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार साहब को। इनकी भी बड़ी रोचक घटना है। उन घटना को, उन कहानियों को समझिए, जानिए, प्रीलिम्स में बहुत आवश्यक हो सकता है, जानकारी रहेगी तो। वास्तव में 1947 के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद 1857 के विद्रोह को जो है क्या कहते हैं कि लिखने के लिए आरसी मजूमदार को एक कमेटी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा। लेकिन आरसी मजूमदार का जो झुकाव था वो क्या था, जो सरकार थी वो ये चाहती थी कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया जाए, और उससे ये साहब सहमत नहीं हो रहे थे, और अंततः उन्होंने उस समिति से इस्तीफा देकर के अपना ये नया लिखा सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। तो ये आरसी मजूमदार का है। एक बड़ा चर्चित कमेंट आपसे हमेशा पूछा जाता है कि यह तथाकथित विद्रोह न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, न तो स्वतंत्रता संग्राम था। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ सर आरसी मजूमदार, राइट। मजूमदार है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद आया 1857, ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग घटना है, इसको भी जानने की जरूरत है। 1857 इस पे लिखा ही हुआ है, आप देखेंगे 1857 करके लिखा हुआ है, और एसएन सेन ने लिखा। और वास्तव में आरसी मजूमदार के बाद एसएन सेन को ही राष्ट्रीय या सरकारी इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, और फिर एसएन सेन ने 1857 के हिसाब से लिखा। आपको बताऊं कि इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है वो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, जो कि उस समय शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, राइट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता का है, अभी पूछा नहीं गया है, तो ऐसे पुस्तकों के लिए भी तैयार रहिएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने? वीडी सावरकर ने। न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, इसमें नेशनल वर्ड नहीं है। कई बार कंफ्यूज यहीं से होते हैं, द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आप कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन सावरकर साहब स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, और उनकी पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिविल रिबेलियन एसबी चौधरी साहब, बहुत बाद में लिखा। रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम पीसी जोशी का था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टीआर होम्स। हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वार, है ना, जेडब्ल्यू केइस का था। द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टोक्स का था। द आफ्टरमाथ ऑफ रिवोल्ट चार्ल्स मेटकाफ का था। तो ये कुछ पुस्तकें थीं, ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और या पर्सनली आप डिमांड करेंगे तो भी हम दे देंगे, लेकिन बेहतर है कि आप वहाँ ज्वाइन कर लें, तो हम 1-2 दिन बाद ये पीडीएफ आपको वहाँ पे दे देंगे, राइट। तो आइए अब हम लोग अगले पक्ष पे चर्चा करते हैं कि 1857 के विद्रोह के कारण। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं, खास करके जो हमसे पढ़ा स्टूडेंट होगा वो किसी भी क्लास में, तो हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि इतिहास को 4 सेक्शन में अगर आप डिवाइड कर लीजिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं आसानी से। तो वास्तव में 1857 के विद्रोह का क्या कारण था, आइए देखते हैं। आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में आप देखिए सबसे क्या था, आपने खुद देखा 1757 से 1857 के का जो पार्ट है वो मैंने आपको मिशन IAS PCS 2021 में पढ़ाया ही हुआ है। तो आपने देखा
कि ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियां ऐसी थी कि भारतीयों का शोषण हर स्तर पे हुआ, है ना। और जब आप शोषण करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो उसका असंतोष होगा ही होगा। आइए देखते हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त एवं महलवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा अधिकतम कर लगाया गया। इससे आप सभी लोग सहमत होंगे, हमने आपको बताया। और जब आप किसी से मैक्सिमम कर ले लेंगे तो निश्चित है उस वर्ग में असंतोष होगा। एक बात आपको और बताऊं कि सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग कृषक वर्ग था। और आप 1857 के विद्रोह में देखेंगे कि यह वर्ग उतना प्रभावित नहीं दिखा जितना कि यह प्रभावित था। बात समझिए। 1800 हमने आपको पहला कारण बताया कि रैयत की विभिन्न बंदोबस्तों के द्वारा अधिकतम कर लगाया गया। कर लगाने की वजह से किसानों का शोषण हुआ। और आप पूरी बात जानते हैं कि किस तरह से वो उसकी जमीनें बिक गई, वो क्या कहते हैं, साहूकार के पास गया, फिर पुलिस व्यवस्था में फंसा, फिर न्याय व्यवस्था में फंसा, और अल्टीमेटली जब उसे कहीं भी राय नहीं मिला तो अंततः उसने विद्रोह कर दिया। लेकिन हमने आपको बताया कि यह वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन विद्रोह में इसकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम लगती है। तो इसके पीछे क्या कारण था? यह वर्ग भी शामिल था, कहीं कहीं था, लेकिन अगर यह वर्ग शामिल नहीं हुआ 1857 के विद्रोह में, तो आपको यह कहना चाहिए कि उसका मुख्य कारण यह था कि कृषक वर्ग में नेतृत्व का अभाव था और अभी भी उसमें चेतना का विकास नहीं हुआ था। फिलहाल उद्योगों के पतन के कारण मजदूरों की स्थिति में गिरावट आई, तो मजदूर भी जो है क्या थे, परेशान थे। कृषक और मजदूर ये थोड़ा सा अभी आपको आंदोलन में बहुत सक्रिय नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कारणों में आप इस बात की चर्चा कर सकते हैं। 1852 में एक इनाम कमीशन का गठन किया गया, जिससे जमींदारों का क्या किया गया, जागीरें छीनी गई। इस पॉइंट को जरा समझने की जरूरत है। आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में जमींदार वर्ग जो था वो बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। और यह एकमात्र ऐसा विद्रोह वो था, क्या कहते हैं कि विद्रोह था जिसमें जागीरदारों की या जमींदारों की भूमिका आपको प्रभावी रूप से दिखेगी। अदरवाइज 1857 के बाद आप देखेंगे कि जमींदार वर्ग सदैव ब्रिटिशों के साथ ही खड़ा था, है ना। 1857 के पहले भी खड़ा था। तो हुआ क्या था कि डलहौजी के समय में एक इनाम कमीशन का गठन किया गया, राइट। और डलहौजी आप जानते हैं पक्का साम्राज्यवादी था। उसने कहा कि आप जो जमींदारी संबंधी कागजात हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाइए, जिसके कागजात होंगे उनकी जमींदारी जो है वैध मानी जाएगी, अन्यथा सभी वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। और आप जानते हैं हमारे यहाँ कागज कैसे रखा जाता है, वही कागज गायब होता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। अभी तक सारी चीजें परंपरा पे ही चलती थी। लगभग 20,000 जमींदार तो संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में ही उनकी जमींदारी जो है क्या कर ली गई, हड़प ले गई। तो इससे जमींदारों में असंतोष था और वो जमींदार जो है सक्रिय रूप से भाग लिए किसमें, 1857 के विद्रोह में। याद रखिएगा कि भले ही जमींदारों की भागीदारी आपको ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन जब 1857 के विद्रोह के परिणाम की चर्चा करोगे तो आप देखोगे कि सरकार ने, कैनिंग ने इनकी सारी जमींदारियां वापस कर दी थी। उसके पीछे सिर्फ यही बात थी कि जमींदार वर्ग अगर ब्रिटिशों का समर्थक बना रहेगा तो उनका जो साम्राज्य है वो क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, या उस साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण समर्थक वर्ग मिलता रहेगा। फिलहाल ये जानते रहिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनाम कमीशन किससे संबंधित था, तो जमींदारों से संबंधित था, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में लगातार अकालों की श्रृंखलाएं पड़ी, यानी कुल मिलाकर के जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था वो एक माहौल बना रहा था विद्रोह के लिए। राजनीतिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, सिंपल सी बात है। डलहौजी की हड़प नीति जिसमें सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी आदि राज्यों का विलय किया गया। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है क्या कहते हैं, उनके दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। मुगलों की राजकीय उपाधि समाप्त करने की डलहौजी की घोषणा की गई और कुशासन के रूप में अवध का विलय किया गया 1856 में। ये सारे कारण ऐसे थे जो कि 1857 के विद्रोह के कारण के लिए क्या थे, जिम्मेदार थे, राइट। सारी चीजें आप बहुत आसानी से जानते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए
कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो आप जानते रहिएगा, अवध का विलय। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि 1765 की इलाहाबाद की संधि के पश्चात अवध लगातार ब्रिटिशों के का समर्थन करता रहा था, और जब सारे तरीके हो गए, तो जब डलहौजी को लगा कि एक अवध ही ऐसा बचा है जो साम्राज्य में नहीं बनाया गया है, उसके लिए कोई आधार नहीं मिल रहा था, तो उसने कई समितियां बनाई, और उन समितियों में अंततः जो है क्या कहते हैं, ये कुशासन के आरोप पर अवध का विलय कर लिया गया है ना। और इसीलिए आपसे एक बार मेंस में इस सवाल को पूछा गया कि यदि अन्य कारण ना भी होते तो अकेले जो अवध का जो विलय था वो अकेले 1857 के विद्रोह के लिए क्या था, जिम्मेदार था, जिम्मेदार हो सकता था। और वैसे भी आपको बताऊं कि अवध क्षेत्र में, अवध के क्षेत्रों को लोगों को निराशा इसलिए भी लगी कि अवध क्षेत्र का कोई भी, शायद ही ऐसा कोई परिवार था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सेवक नहीं था, और उसके बावजूद भी विद्रोह हुआ, मिला लिया गया राज्य को, तो लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स किसी के नहीं हो सकते थे, और इसलिए अगर एक कारण पूछे तो आप इसे लगा सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर आप देखें तो सैनिक कारण भी था, है ना। सैनिक कारण, जस्ट ए मिनट, प्रशासनिक कारण की बात कर लें, वो थोड़ा सा पेज लगने में इधर उधर हो गया होगा, फिलहाल कोई बात नहीं। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण यह था कि नस्लीय भेदभाव था, राइट। जितने भी उच्च पद थे उस पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, नंबर एक। दूसरी चीज, एक ही पद पर काम करने वाले भारतीय और ब्रिटिशों के बीच आपको बताऊं लगभग 9 गुने का अंतर था। यानी अगर एक भारतीय सूबेदार की तनख्वाह अगर 3 रुपए है, तो ठीक उसी पे काम करने वाले ब्रिटिश सूबेदार की जो तनख्वाह थी वो कितनी थी, 27 रुपए थी। यह एक बहुत बड़ा विसंगति था। और दूसरी चीज ये कि कोई एक प्रशासनिक कारण ऐसा नहीं था जिससे कि भारतीयों के असंतोष को परखा जा सके। तो ये कुछ ऐसे कारण थे। आपको एक बात बताऊं कि जो नस्लीय भेदभाव हमने आपको बताया वो यहीं तक नहीं सीमित था। वास्तव में क्या होता था कि भद्दी भद्दी गालियां देना, है ना, काले और गोरे का अंतर करना, जबरदस्ती ठोकर मार देना, ये सारे अपमान का जो क्या था वो एक रोज ही होता था, वो एक रूटीन में आ चुका था। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे नस्ली और प्रशासनिक कारक थे, राइट। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारक भी थे, जैसे ब्रिटिशों द्वारा ईसाई धर्म प्रचारित करने का प्रयास करना। यानी भारतीय समाज में ये लगता था कि ईसाई धर्म का, मिशनरी का जबरदस्ती प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोग थे जैसे वो ये इस बात को मानते थे कि अगर हम भारतीय समाज को ईसाई बना दें, क्रिश्चियन बना दें, तो यहाँ पे शासन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त जो है क्या कहते हैं कि अंदर ही अंदर आप कह सकते हैं कि विरोध सुलग रहा था। इसी संदर्भ में एक कानून आया, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850। इसको लेक्स लोकी कानून भी कहते हैं, याद रखिएगा। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में किया गया, लेक्स लोकी कानून। और इस कानून लेक्स लोकी एक्ट में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति से वंचित, देखिए 2 पॉइंट मिल गया है, संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्लियर कर लीजिएगा। 1850 में जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया उसमें साफ साफ इस बात को कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लेता है तो इससे उसकी पैतृक संपत्ति सुरक्षित रहेगी, उसे पैतृक संपत्ति मिलेगा। देखा जाए तो तकनीकी रूप से ये बुरा नहीं था कि भाई आपने धर्म, व्यक्तिगत मामला है, अगर धर्म उसने बदल दिया तो कम से कम पैतृक संपत्ति में मिलना चाहिए था। लेकिन पुराना जो कानून था उसके हिसाब से कि अगर आपने धर्म बदल दिया है तो आपको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। आज भी यही कंडीशन है कि अगर आपने धर्म परिवर्तित किया तो आपका पैतृक संपत्ति में अधिकार बना रहेगा, है ना। तो एक दृष्टि से देखा जाए कानून तो अच्छा ही था, लेकिन लोगों को लगता था कि ऐसे कानून ला करके कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं
कि भारतीय समाज का ये प्रमोशन था कि वो क्या करे कि ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले, राइट। 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1829 की धारा 17 के अनुसार सती प्रथा पर को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आपको कहना चाहिए कि सर ये सारी बातें तो अच्छी ही थीं, फिर क्यों विरोध हुआ? आपको बताऊं कि इन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारकों में इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ कानून ऐसे थे जो कि समाज के हित के लिए थे, व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट में थे, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन भारतीयों को लगा कि इससे क्या होगा कि ब्रिटिशर्स हमारे समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इससे असंतोष फैला, राइट। तो ये भी एक कारण था। आइए अगले अगले की बात करते हैं। इसका जो सैनिक कारक की बात बताओ। सैनिक कारक में हमने दो बातें तो आर्थिक में ही बता दिया था कि नस्लीय टिप्पणियां और वेतन विसंगति थी, राइट। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं कि एक एक्ट आया, जनरल सर्विस एक्ट आया 1857, और इसमें यह कहा गया कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कहते हैं कि एम्प्लॉई हैं, तो आपको बाहर भी भेजा जा सकता है। जैसे मान लीजिए बर्मा भेजना है, थाईलैंड भेजना है, दक्षिणी पूर्वी एशिया भेजना है, जहां जहां पर ब्रिटिश एम्पायर है, तो जरूरत पड़ने पर आपको वहां भेजा जा सकता था। और आपको बताऊं कि भारतीय परंपरा क्या थी उस समय। भारतीय परंपरा ये थी कि अगर आपने समुद्र क्रॉस किया तो आपका धर्म जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। कहें अगर आप देखें तो ये एक रूढ़िवादी सोच थी, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठ गया। आखिर में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैनिक होता था अपने समाज से तो जुड़ा होता ही था। अब मालूम आ रहा है कि वो अपने समाज में आ रहा है तो उसको बहिष्कृत कर दिया जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए तो कितना कष्ट हो सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और सेना का संगठन त्रुटिपूर्ण था। भारत और ब्रिटिशों का अनुपात 7:1 था, याद रखिएगा। यह सवाल पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि विद्रोह के समय जो सैनिकों का अनुपात था वो कितना था, 7 भारतीयों पर 1 था। तो उनको ये लगता था कि अगर हम चाहें तो इस ब्रिटिशर्स को दबा सकते हैं, है ना। ये पूछा जा सकता है, बाद में जाकर के चेंज भी किया जाएगा। और एक तात्कालिक जो कारण आया वो आया ब्राउन ब्रास की जगह पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग। तात्कालिक कारण हम लोग इसी को मानते हैं, है ना। और वास्तव में हुआ क्या था कि जो एनफील्ड राइफल थी उसकी जो गोली थी उसकी सील जो है, जैसे ये दिख रहा है ना, एक चमड़े की सील थी, और उसको चलाने के लिए दांत से जो है वो क्या करना पड़ता था, उसको निकालना पड़ता था। किसी ने अफवाह लगा दिया कि इस सील में गाय की चर्बी मिली हुई है। दमदम, अंबाला इत्यादि में दो तीन जगह बनता था। दमदम, अंबाला और सियालकोट 3 जगह ये बनता था। और ये आरोप लगाया गया कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली है। और गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए और सूअर की चर्बी जो है क्या था, मुसलमानों के लिए। तो एक बड़ी आहत करने वाली बात थी। और ये एनफील्ड राइफलों का प्रयोग न करना एक तात्कालिक कारण माना जाता है, राइट। तो हम इस विद्रोह पर जब इतनी चर्चा कारणों पे कर लिए, तो हम ऐसे सवालों के प्रति आपसे चाहेंगे कि आप ऐसे सवाल करेंगे। हम क्वेश्चन सेट भी लाएंगे, प्रॉब्लम सेट भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को इतनी डीप चर्चा करने का उद्देश्य यही था कि 1857 के विद्रोह के कारण पे किसी भी रूप में आपसे सवाल पूछे, कूटबद्ध रूप में, एक जवाब में, कथन कारण के रूप में, तो वो आप सवाल को सही कर सकें, राइट। तो ये तत्कालिक कारक बना। अब आइए देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की घटनाएं कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे विद्रोह हुआ। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जब ये घटनाक्रम चल रहा था, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कुछ चीजें पहले के भी हैं। तो हम आपको पहला सवाल तो इसी बात को सही बता दें कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो वो 10 मई 1857 को मेरठ की घटना से मानी जाती है। मेरठ से ही शुरू होता है, मंगल पांडे वाला का। तो वहां से कंफ्यूज ना करिएगा। लेकिन आपको बताऊं कि उसके पहले जो है क्या कहते हैं, मेरठ के पहले जो था
कुछ विद्रोह हुए थे इसी पृष्ठभूमि में। तो उसको आप ये न मानिएगा, क्यों? क्योंकि जब वो शुरू हुआ तो उसके बाद विद्रोह की श्रृंखला आगे नहीं बढ़ी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह की पहली घटना मेरठ का विद्रोह, लेकिन अगर कई घटनाएं दिया रहे और उसकी क्रोनोलॉजी आपको लगानी हो तो वो इस स्थान से आपकी लगेगी। जैसे पहले जो स्थान तिथि है, नेता है, टिप्पणी है। नेता का मतलब यह है कि अगर कोई विशेष स्पेसिफिक पर्सनालिटी है तो जानिए, नहीं तो एक कलेक्टिव विद्रोह हुआ, विरोध किया गया किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा, ये मान लीजिएगा। अब आपको बताऊं कि पहला जो विद्रोह आपको यहां दिख रहा है वो दिख रहा होगा 1857 में, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, वो दिख रहा होगा आपको बैरकपुर, कलकत्ता में 2 जनवरी 1857 को। और सैनिकों की, कभी ये इन्फेंट्री पूछी जाएगी तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल होगा और आप बहुत सारे लोग गलत करेंगे। सबसे पहले सैनिकों की 19वीं इन्फेंट्री जो थी, इन्फेंट्री मतलब जो हो गई टुकड़ी आप कह सकते हैं, 19वीं इन्फेंट्री ने एनफील्ड राइफलों से के प्रयोग से इनकार कर दिया और वो इन्फेंट्री तुरंत तोड़ दी गई। उसके बाद 34वीं इन्फेंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मंगल पांडे यहीं के थे, 34वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने किया और इसका नेतृत्व किया किसने? आपके बलिया के मंगल पांडे ने। राइट, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारी फिल्में बनी और इन्होंने क्या किया कि मेजर ह्यूक्सन को गोली मार दी। ये ह्यूक्सन को आप जानते रहिएगा, इसको गोली मार दी और लेफ्टिनेंट बो को बाग भी लिखता है, बो ही प्रोनाउंसिएशन है, को तलवार से हत्या कर दी। यानी 2 अधिकारियों को मारा। राइट, और आपको बताऊं फिर 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ये डेट भी आपसे पूछी जाती है। इसके बाद मेरठ 10 मई 1857, यहीं से व्यवस्थित विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है और सैनिकों ने विद्रोह किया, विरोध किया मेरठ में और वहां का जो अधिकारी था जनरल हेविट, वो कुछ कर न सका। 10 मई के बाद 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचे मेरठ से। एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, क्रम पूछता है, नेतृत्व पूछता है, तो उन सारी चीज़ों को जानते रहिए। आपको बताऊं कि बहादुर शाह यहाँ का वो था, क्या कहते हैं कि नेता था और वास्तव में बहादुर शाह को ही विद्रोहियों का नेता माना गया और उसका पीछे यही कारण था कि चूंकि वो मुगल बादशाह था तो मुगल बादशाह को प्रतीक माना जाए। 82 साल की इसकी उम्र थी, तो आप समझ सकते हैं कि विद्रोहों का नेतृत्व वो किस रूप में कर सकता था। आपको बताऊं कि यहाँ पर एक प्रशासकीय अधिकरण बनाया गया, ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही बहादुर शाह को नेतृत्व दिया गया तो एक प्रशासकीय अधिकरण बनाया यहाँ पे, जिसमें 4 नागरिक और 26 सैनिक लोग थे और बख्त खां को सेनापति बनाया गया और नाना साहेब को जो है क्या कहते हैं कि पेशवा बनाया गया। राइट, तो जो लोग ये कहते हैं कि विद्रोहियों ने प्रशासनिक या प्रशासन का कोई विशेष योगदान नहीं किया, प्रशासन करने का नहीं प्रयास किया, तो आपको बताऊं कि इन विद्रोहियों ने यह प्रयास किया था कि बहादुर शाह के संदर्भ में के नेतृत्व में एक प्रशासनिक स्थिति जो है वो क्या हो, बनाई जाए। बुलंदशहर में मोहम्मद वली दाद खान ने नेतृत्व किया। तो शहर, नेतृत्व और डेट हमने लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से क्रोनोलॉजी वाइज इसे लगाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा। इसके बाद बैरकपुर के बाद अगर आप देखें तो मथुरा में देवी सिंह ने किया। इटावा में भी विद्रोह हुआ। मथुरा जो है इटावा के पास ही था। अरे मथुरा इटावा सब आप जानते ही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये था। और यहाँ पर एओ ह्यूम कहाँ पे, हम इटावा की बात कर रहे हैं, अधिकारी था और वही एओ ह्यूम जिसे हम लोग कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय देते हैं। यहाँ से फिलहाल इटावा से बुर्का पहन के भगा ये। राइट, रुहेलखंड में खान बहादुर खान थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, एक बार पूछा गया कि बेगम हजरत महल को महकपरी कहा जाता था, ये जानते रहिएगा। अंतिम समय में ये जो है क्या कहते हैं कि वो चला गया, क्या कहते हैं, नेपाल चली गई। बेगम हजरत महल के बाद वर्जिस कादिर था उसका उत्तराधिकारी अवध का। राइट, और हेनरी लॉरेंस यहाँ का ब्रिटिश अधिकारी था।
इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया वो किसने किया? लियाकत अली ने किया। और वास्तव में इलाहाबाद अभी हम लोग भले लिखते हैं, लेकिन अब आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो जो लियाकत अली का जो गांव है वो है महगांव, और ये महगांव जो है वो कौशाम्बी में पड़ता है। पेपर में आज भी आपके दिया रहता है क्या? इलाहाबाद ही दिया रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए यूपी पीसीएस में इस तरह के सवाल पूछे जाएं और पूछा जाए कि किस गांव के थे, तो आप जानते रहिएगा महगांव, और कौशाम्बी जिला में वर्तमान में ये पड़ता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई खूब आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झांसी में महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त थी, राइट। और इनको पराजित करने वाले का जो श्रेय है वो आप जानते हैं ह्यूग और ह्यूग का एक स्टेटमेंट था। दो बातें ध्यान में रखिएगा, एक तो ये कि झांसी में महिलाओं ने जबरदस्त भागीदारी की थी, और उसके पीछे कारण यही था कि जो उनकी साम्राज्ञी थी, जो रानी थी, रानी ने नेतृत्व किया था, तो महिलाओं ने भागीदारी तो करेंगे ही करेंगे, है ना। और ह्यूग जो है उन्होंने पराजित किया था, और उसने लक्ष्मीबाई के बारे में इस बात को बताया था कि लक्ष्मीबाई जो है क्या कहते हैं, विरोधियों में अगर एकमात्र मर्द थी तो वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। और आपको बताऊं कि रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में बहुत सारे मिथक जो है, बहुत सारा साहित्य लिखा गया है ना। तो कहने का मतलब ये, अभी हमने हाल में एक राष्ट्रीय कवि है, ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम, उनका मैंने सुना था, तो उन्होंने स्पेशली बताया था कि अगर चेतक जैसा ये रहता, क्या कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा रहता, तो शायद स्थिति बदल जाती। और ये था कि उस युद्ध में घोड़ा जो है वो छलांग नहीं लगा पाया था एक खाई को, ऐसा मतलब कविताओं में है, तो आप जानते हैं कि साहित्य में भावना प्रधान रहता ही रहता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी एक जो राजा था या एक जो राज्य था, उसमें क्या था कि भाई उतनी क्षमता नहीं थी, इतना न संसाधन की दृष्टि से, नेतृत्व की दृष्टि से, कि वो एक ब्रिटिश एम्पायर को कह सकते हैं हरा सके, है ना। तो साहित्य अलग चीज है और कॉन्सेप्ट अलग चीज है। फिलहाल कानपुर में नाना साहब, और नाना साहब ने रूस और फारस के शासकों के पास क्या लिखा था? पत्र लिखा था। अच्छा सवाल था। यानी इन्होंने भी प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ समर्थन मिल जाए। और वैसे भी आप देखिए कि जो नाना साहब थे वो क्या थे? पेशवा थे, तो वो उनके पास पद का भी पोजीशन था, तो वो रख सकते थे। जगदीशपुर, आरा, और आरा जो है, आगरा लिखा हुआ है वो आरा है। जगदीशपुर में जो है क्या कहते हैं, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। ये 9 मई 1858 को लड़ते हुए शहीद हुए, और उसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने नेतृत्व किया जगदीशपुर में। मंदसौर में फिरोज शाह, याद रखिएगा कि फिरोज शाह भी मुगल शाहजादा था जिसे अंत में रंगून भेजा गया था। आसाम में कर्दपेश्वर सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र साई और उज्जवल साई, राजस्थान में जयदयाल हरदयाल। और आपको बताऊं कि जयदयाल को की स्थिति ये थी कि जयदयाल को क्या किया गया था? तोपों से बांध कर उड़ा दिया गया था। तो ये सवाल अगर कभी पूछे तो आपको याद रखना होगा। गोरखपुर में नाम मिलता है गदाधर सिंह का, है ना। यानी कुल मिलाकर के आप इस बात को कह सकते हैं कि सर 1857 का जो विद्रोह था अपने पूर्ववर्ती विद्रोहों में व्यापक था, है ना। एक प्रश्न हम आपसे यहाँ पूछना चाहते हैं, और वो प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं और देखता हूं कि आप लोग उसका क्या आंसर देते हैं, और फिर हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं। इतना जब आपने विस्तार के बारे में सोचा, तो एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। कथन है, कथन और कारण का देखते हैं कि किसका दिमाग काम कर रहा है। कथन और ये कारण का सवाल है। पहला कि 1857 का विद्रोह अखिल भारतीय विद्रोह था। विद्रोह अखिल भारतीय विद्रोह था। विद्रोह था, राइट। चलिए कारण बताता हूं कि मेरठ से प्रारंभ होकर, मेरठ से प्रारंभ होकर
देश के अन्य भागों में, देश के अन्य भागों में यह फैल गया, यह प्रसारित हुआ। और आप जानते हैं कि ऐसे जो सवाल हैं उसके जो विकल्प होते हैं आप सभी जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर दें, खास करके नए लोगों के लिए, कि ए और आर दोनों सही है। आर व्याख्या करता है ए की। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण व्याख्या नहीं करता है, डज नॉट एक्सप्लेन ए। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप 1 मिनट में इस बातों को बताएं। घड़ी की सुई हमारे सामने है कि क्या आंसर सही होगा, फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बताइए, बहुत सारे लोग इसका ए आंसर लगाए होंगे, लगाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, कथन सही है? नहीं। 1857 का विद्रोह अखिल भारतीय विद्रोह था, ऐसा बात नहीं है, ये कथन गलत है। और कारण जो है वो सही है कि अन्य भागों में फैला, आप देख रहे हैं, आंसर जो है वो डी है। और एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए तो कभी गलत नहीं होगा। वास्तव में 1920 के असहयोग आंदोलन के पहले कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं था जो कि अखिल भारतीय था, और ना तो जन आंदोलन था। दोनों के बारे में कहा जाता है, कोई कंफ्यूजन हो ना करिएगा। प्रीलिम्स में एक माइंड सेटअप आपको बनाना ही पड़ता है कि सर इस माइंड सेटअप से हमको जाना ही जाना है ना। बहुत सारे अब भी ऐसे क्षेत्र थे जो कि 1857 के विद्रोह के अंदर नहीं थे, वो बाहर ही थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 1857 का जो विद्रोह था वो क्या था? अखिल भारतीय नहीं था। ये बात सही है कि मेरठ से प्रारंभ होकर के देश के अन्य भागों में यह प्रसारित हुआ था। एक बात और भी जानते रहिएगा कि पूर्ववर्ती विद्रोहों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो यह विद्रोह जो था वो क्या था? व्यापक अवश्य था। राइट, श्योर। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। अगले सेक्शन पे आते हैं। वास्तव में अगर हम बात करें कि अंग्रेजों का पुनर्विजय, क्योंकि ये आपसे टेबल तथ्यात्मक रूप से पूछा जा सकता है कि किस स्थान का विजय किसके नेतृत्व में किया गया। दिल्ली में हडसन था, राइट। कानपुर में हेवेलॉक, लखनऊ में कैंपबेल, आउटरम, रोहिलखंड में नील, आरा में वेसेंटायर, इलाहाबाद में नील, झांसी में ह्यूग्रोच। सबसे पहले झांसी ही पूछेगा, वो छूट गया है तो आपको लिख दे रहा हूं, झांसी में ह्यूग्रोच। ये सब एक बार आप सुमेलित कर लेंगे, देख लेंगे तो आसान हो जाएगा। कभी सवाल पूछ दिया जाए, मालूम हो पूछ दिया जाए कि दिल्ली में पुनर्विजय का नेतृत्व किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, तो फिर आप हमको मैसेज करेंगे। इसलिए मैसेज करने से पहले यही जानते रहिएगा, हडसन पे। दिल्ली में एक और बड़ा वो हुआ था, क्या कहते हैं कि हादसा कह लीजिए या दर्दनाक घटना आप कह सकते हैं, कि बहादुर शाह जफर ने जब आत्मसमर्पण किया तो ये हुआ कि भाई हुमायूं के मकबरे के पास किया था, और ये था कि जो है उसके राजघराने के जो लोग हैं, राजकुमार हैं, उन्हें शाहजादों को बस बख्श दिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये हुआ कि मिर्जा मुगल
मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और अबू बकर, ये 3 ऐसे थे बादशाह जिनको गोली मार दी गई थी। और बहादुर शाह जफर को तो आप जानते हैं कि उसे क्या कर दिया गया था, उसे रंगून निर्वासित कर दिया था। तो ये विस्तार रहा और ये कुछ ब्रिटिश अधिकारी रहे। आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग विद्रोहियों के नेता के संदर्भ में कुछ चर्चा करें। आप जानते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि ये पर्सनालिटीज़ हैं। आपको एक बात और भी बताऊंगा कि 17 की जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व भी है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेंस में भी आप देखेंगे कि उन पर्सनालिटीज़ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तो हमारा जो अप्रोच है वो क्या है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। हम मेंस पे ज़्यादा चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो हम बात करें यहाँ के नेताओं के कुछ प्रमुख उस पे। बहादुर शाह था, फोटो भी आप देख रहे हैं सामने लगी हुई है, बहादुर शाह जफर। 82 वर्षीय बहादुर शाह था, अंतिम मुगल सम्राट था, राइट। और इन्होंने ही विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी विद्रोहियों के एक नेता की बात अगर आप करोगे तो क्या नाम रखोगे, बहादुर शाह, राइट। इन्होंने ही विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। लेकिन आपको एक बात बताऊं, चरित्र हनन तो नहीं कहूंगा, लेकिन विद्रोह के नेतृत्व की एक प्रकृति बताऊं तो आप भी हंसेंगे कि सर इसीलिए शायद सफल नहीं हुआ। वास्तव में इन्होंने स्वेच्छा से तो विद्रोह किया नहीं था। जब 11 मई को दिल्ली में विद्रोही पहुंचे और उनसे कहा कि आप नेतृत्व संभालिए, तो उनको लगा कि हो सकता है मेरी बादशाहत फिर से जिंदा हो जाए। भाई राजनीति में तो था ही। तो एक तरफ वो बादशाहत स्वीकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये महाराज जी ब्रिटिशों के साथ भी संपर्क में थे कि अगर वे विद्रोह खराब हो जाए या यह विद्रोह असफल हो जाए तो मेरी स्थिति बनी रहे। तो बताओ ऐसे कैसे चलेगा, है ना। फिलहाल हिंदी और उर्दू के प्रतिभाशाली कवि थे, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। जफर नाम से कविताएं लिखते थे, ये भी जानना है। और इनकी पत्नी जो है जीनत महल थी, जीनत महल, राइट। और इन्हें अंत में रंगून निर्वासित कर दिया गया। ना किसी के आंख का नूर हूँ, मोहम्मद रफ़ी ने इनकी गज़ल को जवाब दिया है, मतलब आवाज़ दिया है ना। अब वो इतनी पुरानी गज़ल है कि आप लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे या कहीं भी खोजेंगे तो शायद मिल भी जाए। तो वो जफर द्वारा ही लिखी हुई है ना। तो फिलहाल आप जानते रहिएगा कि जीनत महल, बहादुर शाह और एक जो शाहजादा फिरोज शाह था उसको भी रंगून निर्वासित किया गया था। नाना साहब की बात है। नाना साहब पेशवा थे, आप जानते हैं। और धोंदू पंत नाम था इनका। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और वास्तव में इनके विद्रोह का एक बहुत बड़ा ये था कि इनकी भी पेंशन बंद होने वाली थी इनके बाद, तो ये भी सक्रिय रहे। एक मुद्दा आता है, बताऊंगा, अभी फिलहाल चर्चा करते हैं कि इन्होंने रूस के जार और फारस के शाह के पास अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए पत्र भेजे थे। और उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक मेरे और अंग्रेजों के बीच लड़ाई जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिया जाए या कैद कर लिया जाए, पर मैं हर बात का जवाब तलवार से ही दूंगा। ये नाना साहब का कहना था, है ना, राइट। आगे आते हैं, कुछ और की चर्चा करते हैं। तांत्या टोपे, मूल नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। और झांसी में लक्ष्मीबाई एवं नाना साहब का इन्होंने साथ दिया था, राइट। सिंधिया के सामंत मान सिंह की गद्दारी से 1 अप्रैल 1859 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ग्वालियर में फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह की का इसी के साथ पटाक्षेप हो गया। यानी अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना क्या थी, तो आप जानते रहिएगा तांत्या टोपे साहब को। भले ही हमने बीच में लिख दिया, लेकिन तात्या टोपे को जो फांसी दी गई वो उसी के साथ समाप्त हुआ, है ना, 1 अप्रैल 1859 को। मौलवी अहमदुल्ला साहब, है ना। वास्तव में ये बहुत फंसाने वाला चीज़ है, आपको बता रहा हूँ कि ये अहमदुल्ला जो थे वो क्या थे, इस पे जो ही पूछेगा वही गलत करेगा। ये मौलवी अहमदुल्ला साहब मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, है ना। अब तो वो कर्नाटक में होगा, लेकिन ये तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। ये कभी पूछ देने कि इनका जो मूल निवास था वो कहाँ था, तो सभी लोग गलत करेंगे। और ये विद्रोह के समय फैजाबाद में थे।
अभी तक आपने सामान्यतः यह पढ़ा होगा कि फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, और बार बार आपने महलवी अहमदुल्ला का नाम लगाया, है ना। लेकिन वास्तव में कहाँ के थे? अरकाट जिले के थे। और इन्होंने एक नारा दिया कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि किसने जिहाद का नारा दिया था, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जिहाद का जो नारा दिया वो किसने दिया? मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। इनके अदम्य साहस के गुणों से युक्त एवं दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों से सैद्धांतिक सैनिक के रूप में अंग्रेजों ने स्वीकार किया। इन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। अवध एवं रुहेलखंड सीमा के पवाया नामक स्थान पर इन्हें गोली मार दी गई। तो ये अहमदुल्ला के बारे में हमने आपको कुछ बताया। आपको बताऊं, कुछ बात करते हैं बख्त खान को भी। रुहेलखंड के ये बख्त खान थे, बहादुर शाह का सेनापति बनाया गया था। बख्त खान ने दिल्ली में ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी। और एक नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा, बेगम हजरत महल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये। और इन्होंने ही क्या कहते हैं कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये मूलतः नेपाल की नृत्यांगना थी जिससे वाजिद अली शाह ने विवाह कर लिया था। इसकी उपाधि जो थी वो क्या थी? महक परी की थी। तो जीनत महल और हजरत महल याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के कुंवर सिंह जिम्मेदार वो थे, और इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। और बाकी तो आप एक जानते हैं, बड़ा फेमस रहा है कि ये गंगा नदी क्रॉस कर रहे थे, तभी इनको गोली लगी और एक हाथ उन्होंने काट करके वहीं दे दिया कि कहीं जहर पूरे विष जो है वो पूरा जो है क्या कहते हैं कि शरीर में ना फैल जाए। शाहजादा फिरोज शाह, और ये मंदसौर में नेतृत्व किया था। कम हाईलाइटेड रहा है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। इसने जो है इसे भी रंगून निर्वासित कर दिया गया था, राइट। अगले की बात करें, अब इनको भी बताने की जरूरत है। ये जो दृश्य है इस पर न जाने कितनी कविताएं लिखी हैं कि पीछे जो है बालक शिशु बंधा हुआ है और ये घोड़ा। लक्ष्मीबाई थी, झांसी की अंतिम शासक गंगाधर राव की विधवा थी। भारतीय इतिहास की दुर्गा के रूप में ख्यात लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया। इनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि युद्ध में स्त्रियों ने भी भाग लिया, और इनको पराजित करने वाले ह्यूग्रोज ने लिखा कि वे उन सब में सबसे अच्छी और बहादुर थी। रानी की मृत्यु 17 जून 1858 को 23 वर्ष की उम्र में हो गई, राइट। एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि वास्तव में जो विद्रोही थे, क्या कहते हैं कि 1857 में ये किसी स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ये लोग क्या थे? ये लोग लड़ रहे थे किसके लिए? अपने अपने राज्य को बचाने के लिए। नाना साहब को पेंशन चाहिए थी, बहादुर शाह जफर को अपना चाहिए था, रानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र की मान्यता चाहिए थी। तो ये लोग अपने अपने स्वार्थों से लड़ रहे थे। लेकिन आपको एक बात जरूर बता दूं कि जो लोग इसको इस दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं, आपको बताऊं कि उस समय भारत में राष्ट्र का विकास नहीं हुआ था। तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद का मतलब ये था कि कोई भी ऐसी शक्ति जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आवाज बुलंद करे, उसे हम राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत रख सकते हैं, है ना। ये बड़ा डिबेट चला है, राइट। तो इससे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इतिहास सबक लेने के लिए सिखाया जाता है। तो क्या हम ये बात इतिहास में ये सिखाएं कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो लोग क्या कहते हैं कि जो 1857 के विद्रोही थे वे अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे? तो ये उचित नहीं होगा। हाँ, ये जरूर ध्यान जानने की जरूरत है कि 1857 में चूंकि राष्ट्र का विकास नहीं हुआ था, है ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो अपने राज्यों के हितों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन समग्रता से अगर देखा जाए तो सभी लोगों का प्रतीक या सभी लोगों का जो साझा शत्रु था वो कौन था? ब्रिटिशर्स थे, राइट। और इसीलिए कहा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह इतना व्यापक था, इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि कई बार तो ये दिखता भी नहीं था कि हाँ वास्तव में क्या ब्रिटिशों की सत्ता कुछ बची भी है अथवा नहीं बची है, राइट। तो फिलहाल आइए हम लोग
चर्चा करते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, व्हाट वेयर द रीजंस, राइट। आइए, कई रीजंस हैं, इन बातों को हम लिखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, पहली चीज ये है कि विद्रोहियों ने अपने पक्ष में अनुकूल परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं किया। देखो, एक बात बहुत कूल माइंड से दिमाग में रखो, जैसे एक होता है ना कि 1800, एक कारण अगर आपको लगाना हो कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, तो सीधे सीधे आप लगाएंगे कि जो विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिशों के पास की जो सैनिक शक्ति थी या ब्रिटिशों के पास जो संसाधन था वो क्या था, वो ज्यादा था। ये पहला था। लेकिन इस टॉपिक पे जब सवाल बनते हैं तो कई बार क्या होता है, कई कारण दे दिए रहते हैं और आप उसमें आपको क्या करना रहता है, कूटबद्ध करना रहता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए और जो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो प्रश्न आए उन प्रश्नों को आप लोग देखिए। तो आइए देखते हैं, है ना। तो विद्रोहियों ने अपने पक्ष में परिस्थितियों को प्रभावशाली ढंग से नहीं संगठित किया और सामान्य रूप से ही आप कह सकते हैं पहले चरण में ही विद्रोह जो है क्या रहे, असंगठित रहे। किसी सुनियोजित कार्यक्रम का अभाव था और विजित क्षेत्रों को संगठित नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिटिशर्स विरोध किए आगे बढ़े, जबकि उनको क्या करना चाहिए था कि उस क्षेत्र को कम से कम अच्छा प्रशासन देना चाहिए था। तो पहला यह था कि संगठन का अभाव था। दूसरी चीज, संगठन का अभाव था। तीसरा कि जनसाधारण ने विद्रोहियों का साथ दिया था, लेकिन अब भी समाज में ऐसे कई ऐसे वर्ग थे जैसे व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, भारतीय शासक, ये विद्रोह में न केवल भाग लिए, विद्रोह से न केवल दूर थे बल्कि ब्रिटिशों का समर्थन कर रहे थे। याद रखिएगा और समझिएगा। देखिए, व्यापारी और पढ़े लिखे लोगों की बात को पहले आइए चर्चा कर लेते हैं, इस पे कथन कारण से सवाल बनेगा। व्यापारियों ने इसलिए नहीं किया कि व्यापारियों को लगता था कि साहब ब्रिटिशर्स के साथ रहेंगे तो व्यापार वाणिज्य बढ़ा रहेगा, और इन राजाओं का समर्थन इसलिए नहीं किया कि साहब इन राजाओं का समर्थन कर ही दोगे तो क्या होगा, ये केवल टैक्स बढ़ाएंगे, उनके व्यापार प्रॉफिट को जो है वो नहीं ध्यान देंगे। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि वो अपने हितों के हिसाब से देख रहे थे और उनको लगता था कि उनका जो व्यापारिक हित है वो ब्रिटिशों के पक्ष में था, राइट, ब्रिटिशों के साथ रहेगा। एकदम निष्कर्ष निकालिए। अगर आपसे कथन कारण में ये सवाल पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में, कथन पूछ लिया गया कि 1857 के विद्रोह में क्या कहते हैं कि व्यापारी वर्ग ने ब्रिटिशों का साथ दिया। आइए एक सवाल आपके सामने यही फ्रेम करता हूं और तुरंत आप उस प्रश्न को समझिए कि अगर आपसे ये कह दिया गया कि 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में व्यापारी वर्ग ने ब्रिटिशों का साथ दिया, व्यापारी वर्ग ने ब्रिटिशों का साथ दिया, और कारण अगर हम आपको ये लिखें कि व्यापारी वर्ग यह समझता था कि ब्रिटिशों के समक्ष, ब्रिटिशों के साथ उनके व्यापारिक हित सुरक्षित रहेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई एग्जामिनर इस तरह का विकल्प बनाता है तो आपको लिखना चाहिए कि कथन सही है और कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है और आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन एक बात कूल माइंड से समझिएगा, ये व्यापारी वर्ग को लगता था, हुआ नहीं। दोनों में अंतर है, भाषा को बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा।
क्योंकि जो ब्रिटिशर्स औपनिवेशिक हितों के लिए और वाणिज्यिक हितों के लिए कार्य कर रहे थे, वो निश्चित रूप से अपने हित का लाभ जो है ब्रिटिशों व्यापारियों को नहीं देने वाले थे। लेकिन ये ब्रिटिशों की नासमझी थी कि उनको ये लगता था कि नहीं, हम उनके साथ जाएंगे तो बेहतर होगा। राइट, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आपने ये देखा कि व्यापारी हो गए। अब आप कहेंगे कि सर पढ़े लिखे लोग क्यों गए? तो आपको बताऊं कि बड़े मुगालते में थे पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग वो लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासनिक प्रशासन व्यवस्था थी उसमें एजुकेटेड होकर के ये उम्मीद रखते थे। उन्होंने जेम्स मिल को, लॉक को, स्मिथ को पढ़ा था और मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा था, और उनको ये लगता था कि जिस तरह की व्यवस्था ब्रिटेन में है उसी तरह की व्यवस्था भारत में भी लागू होगी, यानी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होगी अगर ब्रिटिशर्स रहेंगे, है ना। आपको बताऊं शुरुआती दौर में ये लोग ऐसे भी थे जो कि ये मानते थे कि भारत में तो ब्रिटिश साम्राज्य जो बना है वो दैवीय संयोग से बना है और इसे अनंत काल तक चलते रहना चाहिए था। तो बुद्धिजीवी वर्ग भी मुगालते में था, क्योंकि आगे चल करके अगले 25-30 सालों में ये बात स्पष्ट हो गई कि जो बातें, जो सैद्धांतिक बातें ये ब्रिटिश लोग करते हैं या जो व्यवस्थाएं इंग्लैंड में हैं वह व्यवस्थाएं भारत के संदर्भ में लागू नहीं की गई, है ना। राइट, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहां से भी कथन कारण पूछा जा सकता है। कई भारतीय शासक थे, तो भारतीय शासक तो आप मान सकते हो भाई उसका तात्कालिक हित भी रहा होगा। पटियाला का जो शासक था, ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, है ना, अफजुगौला जो था, कश्मीर का गुलाब संग, इन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिशों का साथ दिया। थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा, जो टाइपिंग वो है ब्रिटिशों का साथ दिया। और वास्तव में आप जानते हैं कि पीडीएफ से मैं बहुत ही कम पढ़ाता हूं, लेकिन क्या होता है कि चूँकि मैटर ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है, तो इसमें समय कम रहेगा तो हम उस समय को जो है आपको एनालाइज करने में, एनालिसिस करने में आपको बताएंगे। अदरवाइज बहुत लंबा टॉपिक हो जाता, सब ऊपर लिखा ही जाता, तो है ना। तो आपको बताऊं कैनिंग का एक स्टेटमेंट था कि यदि सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ खड़ा हो जाता तो हमें कल ही बिस्तर गोल करना होगा। राइट, बंगाल और मद्रास में विद्रोह ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यह भी एक असफलता का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक बात होते है ना, भारत में एक परंपरा है, कई बार लोग कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। इतिहास के पन्नों को लोग उठाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि इतिहास एक सबक है और इतिहास कभी दोहराता नहीं है, परिस्थितियों के अनुरूप विश्लेषण करना चाहिए। राइट, और व्यक्तिगत चरित्र हनन की कहीं गुंजाइश नहीं है। लोग इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं कि साहब भाई सिंधिया घराने ने उस समय ब्रिटिशों का साथ दिया था, और अगर मान लीजिए इस समय राष्ट्रवादी है ना, तो लोग 1857 के विद्रोह की बात को उठाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से इतिहास के तथ्यों को वर्तमान में अपनी सुविधानुसार एक स्टैंडर्ड पर अगर एनालाइज हो तो भी एक बात हो सकती है, लेकिन अपनी सुविधानुसार एक्सप्लेन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है ना। आपको बताऊं किसी पार्टी का नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्तित्व दूसरी पार्टी में है तो वो उसके विश्लेषक टाइम पार्टी लाइन वाले कहेंगे कि बहुत अच्छा, जैसे ही वो पार्टी छोड़ देगा दूसरे दिन वो गद्दारी का सबूत ले आकर के देने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह की जो टेंडेंसी है वो इतिहास के गलत इंटरप्रिटेशन के कारण इंटरप्रिटेट होती है, और आप लोगों को कम से कम सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को ये सब इससे दूर रहना चाहिए और एक संतुलित दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए। राइट, आगे की बात करें, ब्रिटिशों की तुलना में विद्रोहियों का सैन्य संगठन, अनुशासन, तकनीक, संसाधनों का अभाव था, ये सब ठीक ही है। राइट, यानी कुल मिलाकर के ये बहुत सारे जो कारक हमने आपको बताए वो कारक आपने देखा कि, है ना, कई ऐसे कारक थे जिन्होंने, जो कि असफलता के कारण रहे हैं।
तो कूटबद्ध इसी में से आपको करना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इनके विद्रोह के परिणाम क्या हुए। राइट, सेकंड लास्ट टॉपिक, क्लियर। तो आइए हम लोग परिणामों की बात करते हैं। जैसे 1857 के विद्रोह के पश्चात अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि पहला जो परिणाम आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि कंपनी का जो शासन है, जो भारतीय जो प्रशासन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां चला गया, ब्रिटिश संसद के पास चला गया, ब्रिटिश संसद के पास चला गया। और इसीलिए हम लोग इस बात को मानते हैं कि अब हम 1857 से वास्तविक रूप से ब्रिटिश उपनिवेश बन गए, ब्रिटिश उपनिवेश बन गए। यानी अब हमारे लिए जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, ब्रिटिश संसद बनाएगी। राइट, क्राउन के अधीन हो गए। तो पहला ही जो परिणाम तो ये हुआ कि क्राउन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर ब्रिटिश संसद के अधीन जो है वो क्या कहते हैं कि वो व्यवस्थाएं हो गई। और 1858 का अधिनियम लागू किया गया और उस 1858 के अधिनियम को कहा गया एन एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो व्यवस्था हुई वो 1858 के अधिनियम के द्वारा की गई और इसने कंपनी के का जो शासन है हटा करके क्राउन के शासन में जो है वो किया गया। राइट, और आपको बताऊं कि परंतु जैसा कि कनिंघम ने कहा कि यह परिवर्तन औपचारिक ही था। आपको बताता हूं, अभी इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की स्थापना की गई और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई। यानी कुल मिलाकर के इसको थोड़ा पहले पॉइंट को समझने की आवश्यकता है, बताता हूं। यानी अब क्या किया गया कि अब बात ये कही गई, जो पहला पॉइंट है पहले इसको समझ लीजिए कि जो क्राउन होगा, क्राउन के अधीन होगा, पहली चीज। और अब इसके लिए एक पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मंत्री का इसका दर्जा होता था, भारत सचिव, भारत सचिव। और ये कहा गया कि अब भारत संबंधी जो मामले हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं देखेगी, बल्कि कौन देखेगा, भारत सचिव देखेगा। और ये कैसे देखेगा, इसने कहा कि इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मेंबर होंगे, 15 मेंबर्ड होंगे। राइट, खैर 15 ये सदस्य मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 सदस्यीय समिति होगी। राइट, और जो भारत सचिव होगा वो इनके बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा। लेकिन आपको बताऊं कितनी होशियारी से काम किया गया कि जो इसके 7 लोग थे, 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थे और बाकी 8 लोगों को क्राउन ने मनोनीत किया। 8 लोगों ने क्राउन को मनोनीत किया, क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए। अब आप बड़े होशियारी से समझिए कि क्या ये 7 लोग मिलकर के किसी एक को अपने पक्ष में नहीं कर सकते थे, आसानी से कर लेते। और फिर वही होता जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चाहते थे, है ना। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल, नए बोतल में पुरानी शराब ही थी। यानी 1858 के अधिनियम के द्वारा जो परिवर्तन किए गए वो बाहरी देखने में थे, वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब व्यापक विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि सर 1857 के बाद भारत की प्रशासकीय नीति में भले थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिए गए, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन था, जो शोषण था, वो शोषण एज सच बना रहा। आइए अगली बात को आगे बढ़ाते हैं। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग में इलाहाबाद में रानी का घोषणा पत्र, क्वींस प्रोक्लेमेशन जारी किया गया और इसके द्वारा
जो गवर्नर था अब उसे गवर्नर जनरल एवं वायसराय कह दिया गया, राइट। जो परिवर्तन किए गए इस अधिनियम के द्वारा, तो गवर्नर जनरल के जगह पे गवर्नर जनरल और वायसराय कहा गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो गवर्नर जनरल था वो एक तरह से भारत की प्रशासकीय व्यवस्था का प्रमुख था, और जो वायसराय था वो क्या था, ब्रिटेन का प्रतिनिधि था, है ना। और इन दोनों पदों को डाल दिया गया गवर्नर जनरल और वायसराय, और इस घोषणा में ही ये बात कहा गया कि वास्तव में 1857 के विद्रोह के पश्चात प्रथम जो गवर्नर जनरल और वायसराय होगा वो कौन होगा, वो यही होगा। आपको बताऊं बहुत जल्द ही एक मैं बना रहा हूं, पीडीएफ बनाता हूं कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, वहां से सवाल कई स्तर पे आते हैं, टीजीटी पीजीटी हर जगह पे भी आते हैं, तो पीसीएस में भी आते हैं, तो उसको हम बहुत जल्दी चर्चा करेंगे, और ऐसे ही चर्चा करेंगे कि बातें होती रहें और आप लोग आसानी से दोहरा ले जाए। तीसरी चीज, तीसरा जो पॉइंट था कि रानी की उद्घोषणा के अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार जो है वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, राइट, श्योर। कि अब ये कहा गया कि अब जो है क्षेत्रों का विस्तार नहीं होगा, और ये माना गया कि जो लोग राजा लोग हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में सहायक होंगे। तीसरे पॉइंट पे ध्यान दें, यानी आप ये कह सकते हैं कि सर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर दिया गया इस रानी की घोषणा के द्वारा। लेकिन आपको बता दूं कि ये कहा गया, वैसे भी कहा जाता है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली गई हज करने के लिए। जब आपने सारा पोर्शन या अधिकांश पोर्शन मिला ही लिया तो अब साम्राज्यवादी नीति छोड़ने का कोई मतलब नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और बात जानते रहिए कि इस नीति का सदैव पालन नहीं किया गया, क्योंकि 1857 के बाद भी विलय किया गया, जैसे बर्मा का विलय किया गया 1885 में। यानी अगर कहीं कोई मौका मिले तो लोग छोड़ते नहीं थे, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए ही सही ये कहा गया कि हम जो है क्या कहते हैं कि अब साम्राज्यवादी नीति छोड़ देंगे, तो राजा लोग अब उनके समर्थक हो जाएंगे। और आपको बताऊं कि जमींदारों, भूस्वामियों एवं व्यापारियों के संरक्षण की नीति बनाई गई, राइट। ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए जमींदारों, भूस्वामियों एवं व्यापारियों के संरक्षण की नीति बनाई गई। और आपको बता दूं कि जमींदारों को जब जमींदारी वापस किया जाने लगा तो कैनिंग को कहा गया क्लीमेंसी कैनिंग, दयालु कैनिंग, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इससे उनको ये लगा कि अगर हम इनका संरक्षण देंगे तो वो हमारा हमेशा समर्थन करते रहेंगे। और सर सैयद अहमद खान एवं बर्टल फ्रेयर के विचारों को ध्यान देते हुए अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित किया गया, क्योंकि बर्टल फ्रेयर और सर सैयद अहमद खान ने दोनों ने इस बात पे जोर दिया था कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर एक प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास करना चाहिए, राइट। चलिए एक आध पॉइंट और बताता हूं आपको, यहीं आप जानते रहिए। 5 यहाँ पॉइंट हो गया। आइए थोड़े से कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो हम लोग परिणाम देखते हैं वो कहां कहां और देखते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। जस्ट ए मिनट, थोड़ा इसको देख लेते हैं। आपको बताऊं कि 1857 के विद्रोह के बाद जो नेक्स्ट आपको परिवर्तन दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा, रूढ़िवादी तत्वों को प्रश्रय। यहां से सवाल पूछा जाएगा, रूढ़िवादी तत्वों को प्रश्रय वो इसलिए दिया गया क्योंकि उनको ये लगता था कि हम ज्यादा अगर प्रगतिशील विचार करेंगे, अगर हम सामाजिक सुधार लाएंगे, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक सुधारों से दूरी, क्योंकि उनको लगा कि हम तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हम सामाजिक सुधार कर रहे हैं, सामाजिक सुधारों से दूरी, लेकिन हो क्या रहा है, हो उल्टा रहा है, राइट। और वो ये हो रहा है कि लोग उसको विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने रूढ़िवादी तत्वों को प्रश्रय देने का प्रयास किया। एक और भी बात आई, बहुत जानने की जरूरत है, और वो है डिवाइड एंड रूल की, डिवाइड एंड रूल की।
इस पॉलिसी को समझने की जरूरत है। जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके दिमाग में ये बात थी कि वास्तव में इस विद्रोह के लिए प्रमुख रूप से अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो मुस्लिम वर्ग है। इसलिए जितने भी मुस्लिम नेतृत्व थे उनको चुन चुन करके दंडित किया जाने लगा। मैंने आपको बताया कि इस प्रवृत्ति को के खिलाफ सर सैयद अहमद खान ने पुस्तक भी लिखे, असबाबे बगावत हिंद और द काजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी, लेकिन फिर भी ये काम चलता रहा और मुसलमानों को चुन चुन करके दंडित किया गया। अब आप जानिए कि जब किसी एक वर्ग को आप टारगेट करेंगे तो सुगबुगाहट होनी शुरू हो जाएगी। अगली बात आपको बताऊं कि ये प्रवृत्ति जो है 1872 में चलती रही। अब आप कहेंगे कि सर ये लाइन आप क्यों लिख रहे हैं, तो बहुत सोच के लिख रहे हैं। वास्तव में 1872 में एक किताब लिखी गई, विलियम हंटर ने लिखी, विलियम हंटर ने, और इसकी पुस्तक का नाम था इंडियन मुस्लिम। क्या था? इंडियन मुस्लिम। ये आप जानते रहिए जहर है ये पुस्तक, इंडियन मुस्लिम। और इसमें विलियम हंटर साहब ने कहा, उस समय जो क्या कहते हैं कि जो वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे, है ना। मेयो 72 में दो आपको दिखाई देंगे, मेयो और नॉर्थब्रुक, लेकिन मेयो जो थे वो 1872 में उस समय वायसराय थे। और उसमें इस पुस्तक में ये पॉलिसी कहा गया कि वास्तव में भारतीय मुसलमानों की संख्या बहुत कम है और ब्रिटिशों को ये प्रयास करना चाहिए कि मुसलमानों का शोषण न करें बल्कि उनको अपने पक्ष में मिलाएं। और इस पुस्तक का परिणाम आपको दिखाई देगा पॉलिसी मेकिंग में भी। क्यों दिखाई देगा आपको बताऊं। इनका कहना यह था कि बहुसंख्यक हिंदू समाज कहीं न कहीं एक दिन एक बार संगठित हो जाएगा, और जब संगठित होगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर वो हावी होगा और संघर्ष करेगा ही करेगा। इसलिए समाज का एक ऐसा वर्ग हमारे साथ रहना चाहिए जिसे हम आसानी से लड़ा भिड़ा सके। यहीं से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू हुई, राइट। आपको बताऊं कि ये अजीब इत्तेफाक आप कह सकते हैं, वो ये कि मेयो की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? मेयो की हत्या कर दी गई थी एक अफगान के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रही, राइट, श्योर। तो ये रहा आपके 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में बातें रही, राइट। आइए हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं कि जस्ट ए मिनट, आपको बता दूं फिलहाल एक सूचना है, आप इस सूचना से पहले भी परिचित होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऑप्शनल बैच हम लोग चला रहे हैं। जो लोग आए, एडमिशन्स अभी भी जारी हैं, हालांकि 2-3 यूनिट हो चुका है, लेकिन उसे कवर कराना मेरा काम है। और इसी तरह से सोशियोलॉजी का भी एक जो है क्या कहते हैं कि ऑप्शनल बैच और क्वेश्चन आंसर राइटिंग का बैच जो है वो गतिमान है। आप चाहें तो उन बैचेज में जो है एडमिशन्स ले सकते हैं, और इसके लिए जो भी संस्थान का नंबर है उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। गुणवत्ता के संदर्भ में आप हर हाल में क्या रहें, एकदम से निश्चिंत रहें, राइट। तो ये सारे 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में रहते हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें 1857 के विद्रोह पर सम्मतियां, राइट। तो जो 1857 का विद्रोह था, आपको बताऊं कि जितने साम्राज्यवादी इतिहासकार आपको मिलेंगे वो क्या कहेंगे कि यह सैनिक विद्रोह था। जैसे पहला नाम आता है सर जॉन सीले का। वो कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो क्या था, सर जॉन सीले का। यहीं से आप स्वरूप भी लिख सकते हैं। स्वरूप में बस आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इन स्वरूपों पर चर्चा कर देने की बात है कि यह सैनिक विद्रोह था, जॉन सीले का कहना था। वास्तव में वो इसलिए भी कहना चाहते थे कि वो ये बताना चाहते थे कि वास्तव में कुछ सैनिक असंतोष था और वही असंतोष विद्रोह में बदल गया। लेकिन इस दृष्टिकोण को हम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर केवल सैनिक विद्रोह रहता तो समाज के जो विभिन्न वर्गों के लोग थे वो शामिल नहीं होते, है ना।
तो आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह या जो प्रशासनिक असंतोष था, उसे छिपाने का एक प्रयास मात्र था। उसी तरह से आपको बताऊँ कि क्या कहा गया, एक आपको मिलेंगे LER रीच, LLER रीच। इनका कहना था कि ईसाईयत और धर्मांधों का विद्रोह था, धर्मांधों का संघर्ष था। आप खुद समझ सकते हो कि कितना सही था, है ना। उसके बाद आपको बताऊं, एक नाम आता है TR होम्स का। ये सब पर बहुत चर्चित हैं, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, सुमेलित करके भी और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। TR होम्स ने क्या कहा कि ये बर्बरता और बर्बरता एवं सभ्यता के बीच संघर्ष था, सभ्यता के बीच संघर्ष था। अब आप बताइए, स्पेशली इन्होंने बड़ा हाईलाइट किया है कि किस तरह से लखनऊ में जो है विद्रोहियों ने ब्रिटिशों के विरुद्ध बड़ी जो है क्या कहते हैं कि आक्रामक कार्रवाइयाँ किया, कि वहाँ विश्वासघात किया गया। लेकिन आपको बताऊं कि अगर विद्रोहियों पे आप एक आरोप लगाते हैं तो अपने आप को आईने में देखिए, ऐसे सैकड़ों आरोप आपके ऊपर मिल जाएंगे। तो एक सब एक पक्षीय कहने का मतलब ये है। आपको बताऊं, उस समय जो थे क्या कहते हैं कि संसद में विपक्ष के नेता थे बेंजामिन डिजरेली, और बेंजामिन डिजरेली ने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। हालांकि इसका उद्देश्य था कि सरकार को घेरा जाए, लेकिन आप एक तरह से कह सकते हैं कि विद्रोहियों के की जो भावना है उसको अभिव्यक्त करता से आपको मिलेगा। एक नाम मिलता है अर्नेस्ट जोन्स का। कुछ नई नई चीजें हैं, जानते रहिए, ये नई नई बातें ही पूछी जाएंगी। अर्नेस्ट जोन्स का ये कहना था कि वास्तव में इतिहास में जितने भी विद्रोह हुए हैं उसमें से सर्वाधिक न्यायपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण विद्रोह ये था। अर्नेस्ट जोन्स का ये मानना था, राइट। आपको बताऊं कि इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र भी कहा गया, जेम्स आउट्रम के द्वारा। जेम्स आउट्रम हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, राइट। ये TR होम्स का कहना था। आपको बताऊं कि एक बड़ा फेमस रहा है, कुछ भारतीयों के विद्रोह को भी लिखते हैं, बात चर्चा करते हैं, और वो कि पहला तो RC मजूमदार का ही देख लिया जाए, वो काफी फेमस रहा है कि यह RC मजूमदार साहब का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यह विद्रोह न तो प्रथम था, न जाने कितनी बार पूछा हुआ है, न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न स्वतंत्रता संग्राम। इनका यही कहना था कि अगर आप इसे प्रथम मान लेंगे तो पहले के विद्रोह क्या थे। राष्ट्रीय इसलिए नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय भावना ही नहीं थी, और स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था क्योंकि किसी भविष्य के निर्माण की योजना इसमें नहीं दिखाई देती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये RC मजूमदार साहब का स्टेटमेंट था। एसएन सेन का एक स्टेटमेंट है इस पे, एसएन सेन का, कि यह गर्मी की आंधी की तरह से क्षणिक था, गर्मी की आंधी की तरह क्षणिक था। यानी आंधी की तरह से आया और तूफान की तरह से क्या हुआ, चला गया, राइट।
और एक स्टेटमेंट और आपको बता दूं, पर्सिवल स्पीयर का था, पर्सिवल स्पीयर, पी स्पीयर का है, लिख लीजिएगा। जो पर्सिवल स्पीयर का था, उनको ये कहना कि 1857 के विद्रोह को अगर आप राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं तो यह अराजकतावाद है। वास्तव में यह पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का अंतिम प्रयास था, है ना। और इसी बात को नेहरू जी भी कहते हैं कि वास्तव में यह पुरातन व्यवस्था को बनाया गया जो है क्या था, एक विद्रोह का जो है पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का अंतिम प्रयास था। तो जैसा विकल्प रहे उस विचार को आप जानते रहिएगा। तो ये कुछ टिप्पणियां नहीं। जब हम लोग स्वरूप को डिस्कस करते हैं तो इन्हीं सारे पहलुओं को डिस्कस करते हैं कि क्या ये बर्बरता एवं सभ्यता का संघर्ष था, क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था, क्या ये था। एक बहुत ही चर्चित इंडियंस में रहा है, वो क्या रहा है, स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर का, वो हमने चर्चा कर दिया था पुस्तकों के संदर्भ में, है ना। तो निश्चित रूप से इन सारे पहलुओं को ही मिला करके हम 1857 के विद्रोह के स्वरूप पे चर्चा करते हैं। मेंस पे हम लोग कभी उसकी चर्चा करेंगे विधिवत रूप से, है ना। लेकिन ये जानते रहिएगा कि 1857 का विद्रोह, कई मामलों में अगर ये पूछा जाए तो आप अंतिम रूप में एक निष्कर्ष तो जरूर इस बात को लिखिएगा कि वास्तव में यह राष्ट्रवाद के अंकुरण का समय था। अगर ये राष्ट्रीय आंदोलन ना भी है तो कम से कम इसने वो भावनाएं प्रस्तुत की जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के उसमें सहायक रहे, है ना। कभी कभी हमको तो लगता है कि इसकी तुलना जूलियस सीजर से भी की जानी चाहिए। जो लोग जूलियस सीजर के नाटक को पढ़े हैं वो जानते हैं जूलियस सीजर की जो मृत्यु है वो बहुत पहले ही हो गई थी, है ना। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि सारा का सारा चीज जो है वो क्या कहते हैं कि हर जगह जूलियस सीजर ही उपस्थित रहता है। उसके बाद भी सारी जो चर्चा है वो क्या है, जूलियस सीजर के ही इर्द गिर्द की है ना। तो कई बार क्या था कि मरा हुआ सीजर जो था वो ज्यादा प्रभावी आपको दिखाई दिया, है ना। उसी तरह से 1857 के विद्रोह की भी बात थी। 1857 का विद्रोह भले ही स्वयं आपको राष्ट्रीय न दिखाई देता हो, लेकिन आगे चल करके 1957 में उसकी शताब्दी मनाई गई, 1907 में गोल्डन जुबली मनाई गई। तो यह राष्ट्रीय आंदोलन को सदैव प्रेरणा देता रहा, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अधिक से अधिक इसे लोगों के बीच में प्रसारित करिए। शौर्य एकेडमी परिवार से आप लोग जुड़िए। हम निदेशक के रूप में आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम सिविल सेवा के प्रति पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।